CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ 10 कामचोर। पृष्ठ 51। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। पृष्ठ 52। हम काम करने को तैयार हैं। काम बताए जाएं? हमने दुहाई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। पृष्ठ 53। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीजें भी न मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहां भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी, लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी,
दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। पृष्ठ 54। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थीं। एक भी तड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थीं। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। हज्जन मां एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थीं। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगीं। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ीं। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। पृष्ठ 55। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। पृष्ठ 56। यहां बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियां बाग में हंकाई गईं।
मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस्मत चुगताई। पृष्ठ 57। प्रश्न अभ्यास। कहानी से। 1। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया? 2। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? 3। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? 4। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? 5। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? कहानी से आगे। 1। घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? 2। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। 3। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। 4। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? अनुमान और कल्पना। 1। घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। 2। कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी? उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? 3। किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखें। भाषा की बात। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं: बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। 1. प्र, 2. आ, 3. भर, 4. बद। शब्दार्थ: दबैल, दब्बू, घमासान, घोर, भयानक, फरमान, राजाज्ञा, तनख्वाह, वेतन, पगार, फर्शी, फर्श पर बिछी हुई, हवाला, उल्लेख करना, उद्धरण, धुआंधार, ताबड़तोड़, कुमक, फौजी टुकड़ी, धींगा मुश्ती, धक्का मुक्की, लड़ना भिड़ना, शरारत, लथपथ, सना हुआ, तर, दड़बा, मुर्गियों के रहने की जगह, मोरी, नाली, गंदे पानी की नाली, बेनकेल, बिना नकेल, पशुओं की नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी के बिना, दालान, बरामदा, तरकारी, सब्जी, मातम, शोक मनाना, बटालियन, पलटन, कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह।